1942 का विंटर है। ऑस्ट्रिया में एक सक्सेसफुल साइकाइट्रिस्ट अपने क्लिनिक में बैठा है। उसके पास पेशेंट्स हैं, एक ग्रोइंग रेपुटेशन है, एक वाइफ है जिससे वो बहुत प्यार करता है और पेरेंट्स हैं जिनका वो ध्यान रखता है। उसके पास एक यूएस वीज़ा भी है। वो चाहे तो अभी इस सब से निकल सकता है, अमेरिका जा सकता है, सेफ हो सकता है, लेकिन वो नहीं जाता क्योंकि उसके पेरेंट्स ऑस्ट्रिया में हैं और वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ हफ्तों बाद उसका पूरा परिवार, उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स, सबको नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है और उसके साथ भी उस आदमी का नाम है विक्टर फ्रैंकल। और अगले 3 साल वो ऑश्विट्स और डखाव जैसे कैंप्स में जिंदा रहेगा। डेली टॉर्चर, स्टारवेशन और हर दिन मौत के सामने खड़ा होगा। उसकी वाइफ मर जाएगी, उसके पेरेंट्स मर जाएंगे, उसका भाई मर जाएगा। कैंप से बाहर निकलने के बाद सिर्फ एक ही इंसान उसकी पूरी फैमिली में बचा होगा, वो खुद। लेकिन यही इंसान जिसने सबसे बड़ा लॉस देखा, जिसने इंसान की सबसे भयानक क्रूएल्टी देखी, वो अपनी बुक में लिखता है कि कैंप्स में भी, सबसे बुरे हालात में भी इंसान को मीनिंग मिल सकता है। और अगर मीनिंग मिल सकता है वहां, तो वो हर जगह मिल सकता है। ये है मैन सर्च फॉर मीनिंग, एक ऐसी बुक जो सिर्फ हॉलोकॉस्ट की स्टोरी नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो बताता है कि सफरिंग का क्या मतलब है और इंसान अपनी सबसे भयानक सिचुएशंस में भी अपना पर्पस कैसे ढूंढ सकता है। पहले समझते हैं विक्टर फ्रैंकल कौन था बिफोर द कैंप्स। फ्रैंकल 1905 में वियना में पैदा हुआ था। वियना उस वक्त साइकोलॉजी का वर्ल्ड कैपिटल था। सिगमंड फ्रॉइड वहीं रह रहे थे, एल्फ्रेड एडलर वहीं थे। फ्रैंकल इन दोनों के काम से इंस्पायर्ड था, लेकिन उसने अपना अलग रास्ता चुना। फ्रॉइड का मानना था कि इंसान की प्राइमरी ड्राइव प्लेजर है, वो सब कुछ प्लेजर के लिए करता है। एडलर का मानना था प्राइमरी ड्राइव पावर है, लेकिन फ्रैंकल का बिलीफ था कि इंसान की सबसे डीप ड्राइव मीनिंग है। इंसान को सुख नहीं चाहिए सबसे ज्यादा, पावर नहीं चाहिए सबसे ज्यादा, उसे अपनी जिंदगी में एक पर्पस चाहिए। कैंप्स जाने से पहले ही फ्रैंकल ये थियरी डेवलप कर रहा था, लेकिन कैंप्स में जो उसने देखा, जो उसने सरवाइव किया, उसने इस थियरी को प्रूव कर दिया रियल टाइम में, सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में। अब समझते हैं कैंप के अंदर क्या होता था और फ्रैंकल ने वहां इंसानी माइंड का क्या पैटर्न देखा। फ्रैंकल ने देखा कि जब कोई इंसान कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पहुंचता था, उसका माइंड 3 स्टेजेस से गुजरता था। पहला स्टेज था शॉक। ट्रेन से उतरते ही जो इंसान अपनी फैमिली से अलग होता था, जो भयानक सीन्स देखता था, उसका माइंड उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, वो नम हो जाता था। फ्रैंकल खुद लिखता है कि जब वो पहली बार कैंप में पहुंचा, उसके दिमाग में एक बिजार चीज आई। उसने सोचा, ये सब इतना अनरियल है जैसे कोई मूवी चल रही हो। यही डिफेंस मैकेनिज्म था। माइंड इतने बड़े ट्रॉमा को प्रोसेस नहीं कर पाता, तो वो उसे रियल नहीं है जैसा ट्रीट करता है। दूसरा स्टेज था एपैथी, एक इमोशनल डेथ। कुछ हफ्तों के बाद जो लोग सरवाइव कर जाते थे शॉक से, उनके अंदर इमोशंस ही खत्म हो जाते थे। फ्रैंकल डिस्क्राइब करता है कि लोग अपने सामने दूसरे प्रिजनर्स को मरते देखते थे और उनको कुछ फील नहीं होता था। खुद अपनी फैमिली की मौत की न्यूज़ सुनते थे और रिएक्शन नहीं करते थे। ये एपैथी एक प्रोटेक्शन थी। अगर तुम हर चीज़ फील करोगे इस एनवायरनमेंट में, तुम मेंटली टूट जाओगे। लेकिन यही एपैथी बहुत डेंजरस भी थी, क्योंकि यही स्टेज था जहां लोग गिव अप करते थे। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज, जो लोग कैंप से बाहर जिंदा निकलते थे, उनमें से कुछ एक अलग मेंटल शिफ्ट करते थे। वो एपैथी से बाहर निकलकर अपना इनर फ्रीडम ढूंढ लेते थे। फ्रैंकल का एक सबसे फेमस ऑब्जर्वेशन यही है। उसने देखा कि जो प्रिजनर्स सरवाइव कर पाए, उनमें कोई कॉमन पैटर्न नहीं था फिजिकल स्ट्रेंथ का। स्ट्रांग लोग भी मर जाते थे, वीक लोग भी सरवाइव कर जाते थे। असली पैटर्न था क्या उनके पास कोई रीजन था जिंदा रहने का, कोई मीनिंग, कोई पर्पस जिसके लिए वो अगला दिन देखना चाहते थे। फ्रैंकल खुद भी यही टेक्निक यूज करता था। कैंप में सबसे ज्यादा डार्कनेस के मोमेंट्स में वो अपनी वाइफ की इमेज अपने माइंड में लाता था, उसके साथ कॉन्वर्सेशन करता था अपने दिमाग में,
जैसे वो वहीं हो, और इससे उसे स्ट्रेंथ मिलती थी कंटिन्यू करने की, चाहे उसे पता ना हो कि उसकी वाइफ जिंदा है या नहीं, जो एक्चुअली वो मर गई थी। लेकिन फ्रैंकल को पता नहीं था तब तक। यहां से फ्रैंकल एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन तक पहुंचता है, जो पूरी बुक का कोर है। तुमसे सब कुछ छीना जा सकता है, तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारी बॉडी भी टॉर्चर हो सकती है। लेकिन एक चीज कोई नहीं ले सकता, तुम्हारा अपनी रिस्पॉन्स चूज करने का राइट। तुम किस तरह रिएक्ट करते हो अपनी सर्कमस्टांसेस को, ये सिर्फ तुम्हारा डिसीजन है। ये लाइन, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, यही बुक का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब समझते हैं फ्रैंकल की थेरेपी अप्रोच, जिसे वो लोगोथेरेपी कहता है। फ्रॉइड की साइको एनालिसिस कहती है तुम्हारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास से आते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा से, रिप्रेस्ड डिजायर से। तुम्हें अपना पास्ट डिग करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फ्रैंकल की लोगोथेरेपी एक बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। वो कहता है पास्ट में डिग करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें फ्यूचर में मीनिंग ढूंढना। इंसान को मोटिवेट करने वाली सबसे बड़ी फोर्स उसका विल टू मीनिंग है, मीनिंग की तरफ जाने की खोज। और जब इंसान अपनी लाइफ में कोई पर्पस ढूंढ लेता है, वो ऑलमोस्ट कुछ भी सफर कर सकता है उस पर्पस के लिए। फ्रैंकल नीचे की एक लाइन बहुत कोट करता है, ही हु हैज अ वाई टू लिव फॉर कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जिसके पास एक वाई है, एक रीजन, वो किसी भी हाउ, किसी भी मेथड, किसी भी सफरिंग को बर्दाश्त कर सकता है। फ्रैंकल बताता है कि मीनिंग 3 तरह से मिल सकता है लाइफ में। पहला काम के थ्रू, या कुछ क्रिएट करने के थ्रू। जब तुम कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई स्किल डेवलप करते हो, कोई काम करते हो जो तुम्हारे लिए मैटर करता है, उससे मीनिंग मिलता है। दूसरा लव के थ्रू, या किसी इंसान से कनेक्शन के थ्रू। जब तुम किसी से प्यार करते हो, जब तुम किसी के लिए केयर करते हो, उसमें डीप मीनिंग होता है। यही वो चीज थी जो फ्रैंकल को कैंप में जिंदा रखती थी, अपनी वाइफ के लिए उसका प्यार। और तीसरा, सबसे पावरफुल, सफरिंग के थ्रू। जब तुम किसी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, जब सफरिंग अवॉइड नहीं हो सकती, तब भी तुम चूज कर सकते हो कि तुम उस सफरिंग को किस एटीट्यूड से फेस करते हो। और फ्रैंकल कहता है, जब तुम अपनी सफरिंग को सही तरह से फेस करते हो, करेज से, डिग्निटी से, तो वो सफरिंग भी एक अचीवमेंट बन जाती है। ये तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। फ्रैंकल ये नहीं कहता कि सफरिंग अच्छी चीज है या तुम्हें सफरिंग ढूंढनी चाहिए। वो कहता है अगर सफरिंग अनअवॉइडेबल है, अगर वो ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में है और तुम उसे चेंज नहीं कर सकते, तो उस सफरिंग को भी तुम मीनिंगफुल बना सकते हो अपने रिस्पॉन्स के थ्रू। फ्रैंकल एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट देता है जिसे ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म कहते हैं। नॉर्मल ऑप्टिमिज्म कहता है सब कुछ अच्छा होगा। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म कहता है लाइफ में पेन है, गिल्ट है, डेथ है, इन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन इन 3 चीजों के सामने भी इंसान एक पॉजिटिव, मीनिंगफुल स्टांस ले सकता है। पेन को तुम अचीवमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो जब तुम उसे सहकर ग्रो करते हो। गिल्ट को तुम इंप्रूवमेंट का अपॉर्चुनिटी बना सकते हो जब तुम अपनी मिस्टेक से सीखते हो और बदलते हो। और डेथ को, जो अनअवॉइडेबल है, तुम एक मोटिवेशन बना सकते हो ज्यादा पर्पसफुली जिंदा रहने के लिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। यही ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म है, हर बुरे सर्कमस्टांस को, जो तुम चेंज नहीं कर सकते, एक मीनिंग में कन्वर्ट करना। अब ये सब तुम्हारी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है, स्पेशली अगर तुम नीट या यूपीएससी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सोचो एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल, वो 2 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, दूसरा अटेम्प्ट भी अच्छा नहीं गया, अब तीसरा अटेम्प्ट चल रहा है। रोज सुबह उठना, क्लासेस अटेंड करना, सेल्फ स्टडी करना, मॉक टेस्ट देना, और फिर भी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड से कम आना। फैमिली का प्रेशर, दोस्तों का कंपैरिजन, अपना खुद का सेल्फ डाउट। ये सिचुएशन अपने स्केल पे फ्रैंकल की कैंप सिचुएशन जैसी ही साइकोलॉजी फॉलो करती है। सफरिंग है जो अवॉइड नहीं हो सकती, एग्जाम का प्रेशर एग्जिस्ट करता है,
चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन जो तुम कंट्रोल कर सकते हो वो है तुम्हारा रिस्पॉन्स, तुम्हारा मीनिंग जो तुम इस प्रोसेस से निकालते हो। जो स्टूडेंट बिना किसी वाई के प्रिपेयर कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि फैमिली ने कहा या क्योंकि सब कर रहे हैं, वो हर सेटबैक पे टूट जाता है, क्योंकि उसके पास कोई डीपर रीजन नहीं है इस सफरिंग को बर्दाश्त करने का। लेकिन जो स्टूडेंट अपना खुद का वाई ढूंढ लेता है, चाहे वो अपने पेरेंट्स को प्राउड देखने का ड्रीम हो, चाहे वो डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने का पर्पस हो, चाहे वो अपने आप को प्रूव करने का पर्सनल गोल हो, वो हर सेटबैक को डिफरेंटली प्रोसेस करता है। वो फेलियर को भी अपनी जर्नी का पार्ट मान लेता है, ना कि अपनी वर्थ का जजमेंट। फ्रैंकल का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यहाँ अप्लाई होता है। तुम अपना एग्जाम रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते कंप्लीटली, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, लेकिन तुम कंट्रोल कर सकते हो अपना एटीट्यूड, अपना डेली एफर्ट, अपना रिस्पॉन्स हर सेटबैक के बाद। और यही कंट्रोल ही तुम्हारी रियल फ्रीडम है, चाहे आउटर सर्कमस्टांसेस कितनी भी हार्ड हों। जब कोई मॉक टेस्ट में बैड स्कोर आता है, दो रिएक्शंस पॉसिबल हैं। एक, अपने आप को यूजलेस मान लेना, मोटिवेशन खोना, गिव अप करने के करीब पहुंचना। दूसरा, फ्रैंकल के जैसे उस मोमेंट को भी मीनिंग देना, ये मॉक टेस्ट मुझे दिखा रहा है कहाँ वीक हूं और मैं इस वीकनेस को फिक्स कर सकता हूं। सेम सिचुएशन, डिफरेंट रिस्पॉन्स, कंप्लीटली डिफरेंट आउटकम। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन इस बुक से फ्रैंकल कहता है कि इंसान को अपनी इमेजिन्ड फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। कैंप में जब प्रेजेंट मोमेंट अनबेरेबल था, फ्रैंकल अपने फ्यूचर को इमेजिन करता था, वो दिन जब वो कैंप से बाहर होगा, लेक्चर दे रहा होगा अपने एक्सपीरियंसेस पे। यही इमेजिनेशन उसे प्रेजेंट की सफरिंग के थ्रू ले जाती थी। तुम भी यही टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। जब प्रेजेंट की प्रेपरेशन, प्रेजेंट का प्रेशर, प्रेजेंट का सेल्फ डाउट ओवरवेलमिंग फील हो, अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो। वो दिन जब तुम्हारा नाम रिजल्ट में आएगा, जब तुम व्हाइट कोट पहनोगे, जब तुम अपने पेरेंट्स को खुश देखोगे। ये इमेजिनेशन कोई एस्केप नहीं है, रियलिटी से ये एक टूल है प्रेजेंट की डिफिकल्टी को मीनिंगफुल बनाने का। फ्रैंकल जब कैंप से बाहर आता है 1945 में, उसने सब कुछ खोया होता है, वाइफ, पेरेंट्स, भाई, सब। लेकिन वो अपनी ग्रीफ में डूब कर नहीं रह जाता। वो अगले 9 दिनों में अपनी पूरी बुक डिक्टेट करता है, सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से। और ये बुक आज तक करोड़ों लोगों की लाइफ बदल चुकी है, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी ट्रेजेडी को भी एक मीनिंग दी, लोगों को सिखाना कि सफरिंग के बीच भी पर्पस ढूंढा जा सकता है। यही फ्रैंकल की रियल टीचिंग है। लाइफ तुमसे पूछती नहीं कि तुम क्या चाहते हो, लाइफ सर्कमस्टांसेस देती है, कभी अच्छी, कभी बहुत भयानक। असली सवाल यह नहीं है कि लाइफ मेरा मीनिंग क्या है, असली सवाल है मुझे इस मोमेंट में, इन सर्कमस्टांसेस में क्या रिस्पॉन्स देना है, मुझे यहाँ से क्या मीनिंग निकालनी है। और जिस दिन तुम इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हो, हर स्ट्रगल, हर सेटबैक, हर हार्ड दिन भी अपना पर्पस पा लेता है। सफरिंग खत्म नहीं होती, लेकिन वो मीनिंगलेस नहीं रहती। और यही फर्क है एक टूटी हुई जिंदगी और एक जिंदगी जो अपनी हार्डेस्ट मोमेंट्स में भी अपना मीनिंग ढूंढ लेती है।